नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन एवं नामकरण पर चर्चा कर रहे थे और इस चर्चा में हमने जॉर्ज ग्रियर्सन, कार्लसद तासी, शिव सिंह सेंगर और मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथों का परिचय प्राप्त किया था। आज हम इससे आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिस्र बंधुओं के बाद हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित व प्रमाणिक इतिहास लेखन का जो कार्य है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ 1929 में काशी नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी शब्द सागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में शुक्ल जी ने ऐतिहासिक कालक्रम व साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया और प्रत्येक काल का दोहरा नामकरण किया। इसमें उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्ति वाले नाम को प्रधानता दी है। शुक्ल जी द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को इन्होंने आदिकाल ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से और प्रवृत्ति की दृष्टि से वीर गाथा काल नाम दिया गया। इसका समय इन्होंने संवत 1050 से 1375 ईस्वी विक्रमी तक निर्धारित किया है। द्वितीय कालखंड जो पूर्व मध्य काल है इसको इन्होंने भक्ति काल नाम दिया और इसका समय इन्होंने संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक निर्धारित किया है। उत्तर मध्य काल तीसरे कालखंड को उत्तर मध्य काल और इस रीति के आधार पर इसको रीति काल नाम देते हुए इसका समय जो है संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक निर्धारित किया है। और चतुर्थ कालखंड को इन्होंने आधुनिक काल जिसे कहा है और इसमें साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इसे गद्य काल किया कहा है और इसका समय जो इन्होंने संवत 1900 से माना है, जो कि ग्रंथ रचना जो तक माना जा सकता है। आधुनिक काल के भी इन्होंने फिर 3 उपवेद प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के रूप में किए हैं। आचार्य शुक्ल जी द्वारा किए गए इस काल विभाजन पर अगर अपन दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि शुक्ल जी द्वारा किया गया ये काल विभाजन जो है वो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया काल विभाजन है और शुक्ल जी ने प्रत्येक काल में एक साहित्यिक प्रवृत्ति की प्रधानता को स्वीकार करते हुए उसी के आधार पर काल विभाजन व नामकरण किया है। जैसे प्रथम कालखंड आदिकाल में इन्होंने वीर गाथात्मक रासो काव्य के आधार पर वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानते हुए इसे वीर गाथा काल नाम दिया और द्वितीय कालखंड को पूर्व मध्य काल को इन्होंने भक्ति की प्रधानता को देखते हुए भक्ति काल नाम दिया। तृतीय कालखंड जिसे उत्तर मध्य काल का, इसमें रीति की परिपाटी को देखते हुए इन्होंने रीति काल नाम दिया और चतुर्थ कालखंड को इन्होंने गद्य की प्रधानता के आधार पर गद्य काल नाम दिया। यद्यपि किसी युग विशेष में या काल विशेष में किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को प्रधान माना गया है, लेकिन इसका आशय ये नहीं माना जाना चाहिए कि उस काल में अन्य प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियों की रचनाएं नहीं हो रही थी। जैसे अगर अपन रीतिकाल को देखें तो उसमें वीरतापरक जो काव्य है वो भी वीर गाथा काल के समान ही लिखा जा रहा था। शुक्ल जी का ये जो नामकरण है वो उसका आधार है साहित्यिक प्रवृत्ति और इसमें उन्होंने ग्रंथों की प्रसिद्धि,
ग्रंथों की प्रसिद्ध ग्रंथों व साहित्यिक प्रवृत्ति से संबंधित ग्रंथों की बहुलता के आधार पर किया है। तो साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर किया गया ये नामकरण है और इसे हिंदी का पहला प्रमाणिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक काल विभाजन व नामकरण माना जाता है। परवर्ती इतिहासकारों द्वारा इसे काल विभाजन व नामकरण को किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। यद्यपि इस काल विभाजन व नामकरण का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रथम कालखंड को वीर गाथा काल नाम देने पर सर्वाधिक विरोध या असहमति व्यक्त की है, परंतु अन्य कालों को उन्होंने भी इसी शुक्ल जी द्वारा किए गए नामकरण के अनुसार ही स्वीकार किया है। हिंदी साहित्य का जो अगला इतिहास ग्रंथ है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इस इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने प्रथम कालखंड को 2 भागों में विभक्त किया और उसे संधि काल व चारण काल नाम दिया। संधि काल का समय उन्होंने संवत 750 से 1000 विक्रमी तक माना और चारण काल का समय उन्होंने संवत 1000 से 1375 विक्रमी तक माना। शेष जो काल है उनको उन्होंने शुक्ल जी की तरह भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल और समय सीमा भी वही स्वीकार की है। तो प्रथम कालखंड के अलावा शुक्ल जी से इसमें कोई अन्य मतभेद नहीं है। बस ये है कि संधि काल जो नाम है वो 2 भाषाओं की संधि का द्योतक है। एक और इस काल में परिनिष्ठित अपभ्रंश में रचना हो रही थी, तो दूसरी ओर हिंदी के प्रारंभिक रूप जिसे पुरानी हिंदी कहते हैं उसमें भी रचनाएं हो रही थी। परिनिष्ठित अपभ्रंश हिंदी की ओर बढ़ रही थी और चारण काल नाम जो है इस काल में रचित वीर गाथात्मक राष्ट्र काव्य के रचयिताओं की जाति के आधार पर दिया गया है। तो इन्होंने प्रथम कालखंड की सीमा में अपभ्रंश के साहित्य का भी समावेश किया है। ये शुक्ल जी से इसमें थोड़ी सी भिन्नता या मौलिकता है। हिंदी साहित्य का जो अगला काल विभाजन है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास संबंधी 3 ग्रंथ लिखे हैं। उनमें एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन में नामकरण करते हुए शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नाम को स्वीकार करके इसे आदिकाल नाम दिया और इसका समय 1000 से 1400 ईस्वी तक माना है। द्वितीय कालखंड को उन्होंने पूर्व मध्यकाल और इसका समय उन्होंने 1400 से 1700 ईस्वी तक स्वीकार किया है। तीसरे कालखंड को उन्होंने उत्तर मध्यकाल और इसका समय 1700 से 1900 ईस्वी तक स्वीकार किया है और चतुर्थ कालखंड को उन्होंने आधुनिक काल कहा है और इसका समय 1900 ईस्वी से शुरू माना है, जो ग्रंथ रचना तक माने जा सकते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए काल विभाजन और नामकरण पर अपन चर्चा करें तो इसमें एक जो नई मौलिकता है वह ये कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विक्रम संवत के स्थान पर ईस्वी संवत का प्रयोग किया है और ईस्वी
सन जो है वह विक्रम संवत से 57 वर्ष पीछे चलता है। दूसरा, इन्होंने पूरी शताब्दी को जो है वह काल विभाजन का आधार माना है। जैसे प्रथम काल विभाजन जो प्रथम कालखंड है उसकी समय सीमा इन्होंने 1000 से 1400 ईस्वी निर्धारित किए, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह समय सीमा संवत 1050 से 1375 विक्रम तक निर्धारित किए। तो शुक्ल जी ने जो विभाजन किया समय सीमा का वो शताब्दी के मध्य से किया, जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उसको पूरी शताब्दी तक स्वीकार किया है। और तीसरा, इन्होंने वीर गाथा काल नाम के स्थान पर जो है आदिकाल नाम दिया है प्रथम कालखंड को, जो बाद में जो है सर्व स्वीकार्य हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसमें जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा। और प्रथम काल को उन्होंने प्रारंभिक काल कहा और इसका समय 1184 से 1350 ईस्वी तक निर्धारित किया। द्वितीय कालखंड को इन्होंने मध्यकाल कहा और इसका समय 1350 से 1857 ईस्वी तक निर्धारित किया। और तृतीय कालखंड को उन्होंने आधुनिक काल कहा और इसका समय जो है इन्होंने 1857 ईस्वी से ग्रंथ रचना तक 1965 तक माना जा सकता है। गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल में जो है धार्मिक रास काव्य परंपरा और संत काव्य परंपरा के नाम से 2 परंपराएं स्वीकार किए साहित्य के। और मध्यकाल के इन्होंने 3 भेद किए हैं। मध्यकाल का उत्कर्ष काल, जिसका समय इन्होंने 1350 से 1500 ईस्वी माना है। फिर मध्यकाल में चरम उत्कर्ष काल, जिसका समय इन्होंने 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी माना है। और फिर अपकर्ष काल, जिसका समय इन्होंने 1600 से 1857 ईस्वी तक माना है। और मध्यकाल में इन्होंने धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित इन 3 प्रकार के साहित्य के अंतर्गत 11 परंपराएं स्वीकार किए। आधुनिक काल के गणपति चंद्रगुप्त ने फिर उपभेद करते हुए उसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग 5 धारा में विभक्त किया है, जो बाद में स्वीकार्य भी हुआ। पर गणपति चंद्रगुप्त के प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक काल के जो विभाजन किया, इसको स्वीकृति नहीं मिली। बात हिंदी साहित्य का जो अगला इतिहास है वो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित किया गया। ये इतिहास ग्रंथ संपादित ग्रंथ है और इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का इस इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐतिहासिक कालक्रम व साहित्यिक प्रवृत्ति दोनों को ही आधार स्वीकार करते हुए काल विभाजन व नामकरण किया। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया और इसका समय जो है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक स्वीकार किया। फिर द्वितीय कालखंड को इन्होंने भक्ति काल नाम दिया और इसे 14वीं सदी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक इसकी समय सीमा स्वीकार की। और तीसरे कालखंड को इन्होंने ऋतुकाल नाम दिया और इसका समय 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक स्वीकार किया। चतुर्थ कालखंड को इन्होंने आधुनिक काल कहा और आधुनिक काल का समय 19वीं सदी के मध्य से स्वीकार करते हुए
इसके उपभेद किए और इसमें प्रथम उपभेद जो है पुनर्जागरण काल जिसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, इस नाम से व्यक्त किया और इसका समय 1857 से 1900 ईस्वी तक माना। द्वितीय कालखंड को जागरण सुधार काल और जिसे द्विवेदी युग भी कहा जाता है, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से किया गया है, 1900 से 1918 ईस्वी तक स्वीकार किया। तृतीय कालखंड को छायावादी युग और इसका समय जो है 1918 से 1938 तक स्वीकार किया। चतुर्थ का जो उपभेद है, इसको इन्होंने छायावादोत्तर काल नाम दिया और इसके भी फिर दो पुनः उपभेद कर दिए, जो इस प्रकार है। प्रथम उपभेद को इन्होंने कहा प्रकृति प्रयोगवाद और इसकी समय सीमा इन्होंने 1938 से 1953 ईस्वी तक स्वीकार की और द्वितीय उपभेद को इन्होंने नवलेखन काल कहा और इसकी समय सीमा 1953 ईस्वी से शुरू की। इस प्रकार अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर अपन समग्र रूप से दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण के संबंध में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। फिर भी डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के काल विभाजन व नामकरण को ध्यान में रखकर समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन व नामकरण किया जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण अधिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक है।